स्टूडेंट, आज सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 13 करवाएंगे आपको। इस सेक्शन में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस मॉडल पेपर के जो बोर्ड की तरफ से आए इसको इसमें 5 सम्स दिए गए हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। हम आपको एक क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, दूसरा हम करवा रहे हैं। 5 के 5 आप इंशाल्लाह करवाएंगे। तो ये बहुत आसान सा सम है। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 है, एवुलेट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो यहाँ फार्मूले के ज़रिए आपने सॉल्व करना है। फार्मूला आपको ढूंढना पड़ेगा कि फार्मूला क्या है। अब खुसूसी तौर पे अगर आप क्वेश्चन में देंगे तो सिर्फ आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। 4.49 क्यूब, यानी कि क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। 3.51, 3.51, 3.51। अब इस पूरे नंबर को अगर मैं एक वैल्यू दे दूँ, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, 4.49 को मैं दे देती हूँ एक वैल्यू ए, सपोज करवाती हूँ, और 351 को मैं दे देती हूँ, 3.51 को मैं सपोज करती हूँ बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, जहाँ कहीं ये नंबर आ रहा है इसकी जगह मैं लिख देती हूँ ए, और जहाँ कहीं ये नंबर आ रहा है उसकी जगह क्या लिख देती हूँ बी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 4.49 की जगह मैंने ए लिख दिया, जिसके बराबर कर दिया ना मैंने, ठीक है। फार्मूला बता रही हूँ कि फार्मूला कैसे निकल के आएगा सामने, ठीक है। अब आपने देखा ये कितने बार थे, 1 2 3 टाइम, तो मैं इनको 3 टाइम ऐसे करके लिख सकती हूँ, सही है। और इसकी जगह मैं तीनों की जगह क्या यूज़ करूँगी, बी। समझ आ रही है, ये बी था, 1b 2b 3b, तो बी मैंने लिख दिया, उसका क्यूब जो है वो बाहर निकाल दिया। अब आपको सिंपल समझ में आ गया, ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला है। और नीचे वाले नंबर को भी इसी तरीके से लो, 1 और 2 दो है ना, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर। हमने इसको ए सपोज किया है ना, तो एक ए 2 ए कितने हो गए, ए स्क्वायर, माइनस इसकी जगह पे क्या आएगा बेटा, इसकी जगह पे आएगा ए, और मल्टीप्लाई का साइन लिखो ना लिखो मर्जी होती है। और 3.5 की जगह पे क्या आएगा बी, और इसकी जगह पे क्या आएगा, 3.5 की जगह पे बी, ऊपर क्या आता है स्क्वायर, तो हमने लिख दिया स्क्वायर। फार्मूला आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ए क्यूब बी, ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला आपको याद है, बिल्कुल आपको याद आ गया होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा आपका फार्मूला है ए क्यूब बी क्यूब का, समझ आ गया। और नीचे कोई भी फार्मूला नहीं है, फार्मूले का सोल्यूशन की मैंने, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हमने ये करना है, हमने तमाम नंबर जो है इसको फार्मूले के थ्रू डाल देने। कैसे डाल देने बेटा, देखो ज़रा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये पूरा इससे कट जाएगा और हमारे पास ए प्लस बी बचेगा। तो हम अब क्या करेंगे, फार्मूले में सारे नंबर डाल देते हैं, तो आप देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ए की जगह हम क्या कह रहे थे, हम डाल रहे थे, ए की जगह हम डाल रहे थे, अरे फार्मूला यहाँ से अटैम्प्ट करेंगे ना, हम यहाँ से थोड़ी अटैम्प्ट करेंगे, हम फार्मूला यहाँ से अटैम्प्ट करेंगे ना। तो ए की जगह हम क्या डाल रहे थे बेटा, 4.49 प्लस बी की जगह पे क्या डालना है, बी की जगह पे आपको डालना है 3.51, यही है ना। उसके बाद ए की जगह पे क्या डालना है हमने, ए की जगह पे बनाया 4.49 स्क्वायर माइनस ए की जगह पे 4.49, बी की जगह पे डालेंगे 3.51, सही है। फिर दोबारा बी आ गया तो बी की जगह पे डालेंगे 3.51, इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा आप नीचे देखो, नीचे क्या है, सेम यही उतारेंगे, क्या है ए है ना, ए की जगह पे लिखेंगे 4.49, साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस उतारेंगे 4.49 बी है। इसके बाद देखो फार्मूले में यहाँ बी है ना, तो बी की जगह पे उतारेंगे 3.51, फिर फार्मूले में देखो क्या है, बी है, प्लस बी की जगह पे उतारेंगे 3.51, इसका आ गया स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू सारी कट रही है। अच्छा ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू दोनों कट रही है, गौर से देखे दो, सारी कैंसिल हो रही है, आपस में ही कैंसिल कर दो, सारी सेम है, पूरी कैंसिल कर दिया आपने। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा आपके पास 4.49 प्लस 4.49 प्लस 3.51। बेटा इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 8।
बेटा बहुत आसान सा समझे, फार्मूला बहुत इजीली आप पहचान लोगे। क्यूब का है, क्यूब देख लेना तो क्यूब का फार्मूला आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 11.10 में, ठीक है। तो 11.10 भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के बाद जब पेपर सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम ज्योमेट्री की तरफ चैप्टर 11 हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी पूरी करवाऊंगी आपको, लेकिन आज इसका एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको। पहला ही क्वेश्चन है 11.1 का। तो बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, और हम आपको बताएंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल क्या होता है, हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर रेडियस। एक सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मतलब कि एक सर्कल में बच्चों एक सर्कल होता है, ठीक है। इसका जो सेंटर का पॉइंट होता है ना, इसको हम रेडियस पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसका तमाम सर्कल के तमाम हिस्सों के साथ देखो, तमाम सर्कल से इसका डिस्टेंस सेम रहता है। अगर हमारा रेडियस जो है उसको हमने 6 सेंटीमीटर खोला, यानी कि कंपास को हमने अगर 6 सेंटीमीटर खोला, हम पूरा ड्रॉ करेंगे सर्कल, तो ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी 6 होगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये भी 6 होगा। तो इसका मतलब है डिस्टेंस लगाना है, रेडियस यानी कि बीच के यानी मिड रेडियस से लेकर सर्कल के तमाम साइड का जो है वो डिस्टेंस सेम होगा। इस मिड पॉइंट को हम रेडियस कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद क्या बोलता है वो, उसके बाद बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क कहाँ है बच्चों, यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आपको आर्क मालूम करनी है। इसका मतलब ये हुआ आपका, ये जो आपकी ये नज़र आ रही है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो नज़र आ रहा है ये आर्क है, ठीक है। इसके बैक साइड पे भी देखो, ये भी फुल जो नज़र आ रहा है ये भी आर्क है। अब हमसे पूछा क्या उसने बोला है द लेंथ ऑफ 60 डिग्री आर्क, यानी कि जो एंगल बनना है ना आपका, ये 60 डिग्री बनना है। बोला कि एक 60 डिग्री का एंगल बनना है, और 60 डिग्री के एंगल की जो आर्क होगी ना, ये बेटा ये आर्क, ये इसकी लेंथ मालूम करनी है। इसकी लेंथ क्या करनी है आपने, मालूम करनी है, फाइंड करनी है। ये लेंथ है, और इसकी फॉर एग्जांपल ए और बी ये आर्क है। इस ए बी आर्क की क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो हम इसका फार्मूला आपको बता देंगे। उसके बाद वो बोलता है एंड आल्सो एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये जो सेक्टर है ना, ये जो मिड पॉइंट है, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया क्या रहता है, एरिया ऑफ द सेक्टर। एक पार्ट यानी कि एक पार्ट, सर्कल का एक पार्ट, ये जितना एंगल का पार्ट है अंदर का, इसको एरिया ऑफ द सेक्टर कहते हैं। समझ आ गई बात। एक पूरे सर्कल का रेडियस से लेकर आप डिस्टेंस बताएंगे 6 सेंटीमीटर, उसने बता दिया, रेडियस बता दिया 6 सेंटीमीटर है। उस पर एक एंगल बना है जिसको है 60 डिग्री, यहाँ मैं लिख देती हूँ। एक एंगल बनना है 60 डिग्री, एक एंगल क्या बनना है, मैं सफाई से लिख देती हूँ यहाँ पर, 60 डिग्री का बनना है। 60 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, और एक 60 डिग्री का एंगल बनना है। आपको लेंथ बतानी है आर्क की। ये जो आर्क है ना हमारे पास, ये आर्क जो है ना, इसकी आपने लेंथ बतानी है इसकी, ठीक है। तो अब हम आपको फार्मूला बता देते हैं। जब हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे इंशाल्लाह पूरी तफसील से समझा देंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे एंगल क्या बनना है। हमारे पास डेटा क्या है बच्चों, तो डेटा में हमारे पास एंगल कितनी डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, एंगल को हम सपोज करेंगे एक्स से, कितनी डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो एंगल एक्स डिग्री है 60, सही है। उसके बाद रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस को हम किससे सपोज करेंगे, इसका कैपिटल वर्ड ले लेते हैं। इसका कैपिटल वर्ड आर है, तो आर से सपोज करेंगे। तो रेडियस आपके पास क्या है, उसे गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, पहला फाइंड करने के लिए हमारे पास है द लेंथ ऑफ आर। तो पहला हम लिखते हैं, और हमें पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें लिखना है लेंथ, ऐसे एग्जाम में लिखोगे ना तो सही रहेगा, आपको तरीका भी आना चाहिए एग्जाम में काम करने का। आर क्या है बेटा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी बहुत आता है। तो इसका है फार्मूला 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा डायग्राम नहीं बनानी, तो डायग्राम हम आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको अच्छे तफसील से बता देंगे, ठीक है। या मैं अभी रिमूव कर देती हूँ, आपको समझ तो आ गई थी वैसे डायग्राम हम क्या मालूम कर रहे हैं।
तो 2πr मल्टीप्लाई बाय, फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है 2πr अपॉन 360। अब भाई ये 360 क्या है बताते हो, 360 क्या है। एक सर्कल जो होता है, आधा सर्कल, अगर हम डी देखते हैं तो डी में क्या होता है, एंगल 0 से शुरू होता है 180 तक ख़त्म होता है। अब इस डी का आधा एरिया अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आधा सर्कल है। अब हम इसको पूरा कर देंगे तो 180 नीचे भी होगा, तो इसका मतलब है ये पूरा एरिया, जितना भी पूरा एरिया है सर्कल का, उसके अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल की कुल जो है वो टोटल 360 होगी। समझ आ रही है, पूरे अंदर के एंगल्स जो हैं वो 360 के होंगे। एक सर्कल में 360 एंगल का एरिया होता है। आपने मिटा दिया, सही है। उसके बाद आप इसको फाइंड करेंगे क्वेश्चन में 2। अब पाई की वैल्यू बताती हूँ बेटा, पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है, आप लिख लेना बच्चों एग्जाम में भी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। सही है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो पाई की जगह, ये पाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 22/7। आर है, आर आपको क्या गिवन है, आर आपको 6 गिवन है, तो आप आर की जगह पे क्या लगाओगे 6, मल्टीप्लाई बाय एक्स भी गिवन है, एक्स आपको क्या गिवन है 60, आपने लिख दिया 60 डिग्री। फिर आपके पास क्या है 360, जो आपके पास पूरे टोटल वो है मेजर। आपने करना है क्या, अब हमने सॉल्व करना है, 0 से काटना है, 0 को काट दिया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, आप आगे नीचे 6 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 कट गया, ठीक है। 22 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो 22 2 ज़ा क्या होता है 44 अपॉन नीचे क्या बचा 7। अगर कैंसिलेशन मुश्किल लगती है ना, पता है क्या करना, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कराना, फिर 6 से मल्टीप्लाई कराना, फिर 60 से मल्टीप्लाई कराना है। जो भी आंसर आएगा वो लिखना। 7 नीचे के नंबर है तो 7 को 360 से मल्टीप्लाई कराना, फिर जो भी नंबर आएगा नीचे वाला ऊपर वाले से डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। लेकिन यही आएगा 44.7। अब 44.7, अब आप देखोगे इनको अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड कराते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आता है 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। पहले का तो बेटा आंसर आ गया। अब आ रही है दूसरे की, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क आ गया है। अब हमने करना क्या है, द सेक्टर ऑफ, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर जी। अब फाइंड करना है द एरिया ऑफ सेक्टर, ये फाइंड करना है। तो बेटा ये रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम दूसरा वाला करने के लिए इसको रिमूव किया। आप नोट कर लें, इसी के बाद से शुरू होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी के बाद का इसका आधा पार्ट बनाना है। आप देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई एक्स डिग्री है, ये आपके पास ये एंगल को शो कर रहा है, और ये 360 है जो आपका मेजर पूरा टोटल शो कर रहा है। अच्छा, पाई की वैल्यू हमने आपको बता दी थी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना था बेटा गिवन डेटा में, गिवन डेटा आपके पास था 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर है ना, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। उसके अच्छा स्क्वायर भी है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर लगा देंगे 6 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई लिख दिया। आप लोग है ना ब्रैकेट बना के लगाना, क्योंकि आप लोग कभी इसको 62 भी समझ सकते हो, तो आप एग्ज़ाम में इसके ऊपर ब्रैकेट बनाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं करना एग्ज़ाम में। अच्छा, एंगल की क्या वैल्यू है, एंगल की वैल्यू 60, ठीक है। अब वही कैंसिलेशन करनी है आपने सेम, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कैंसिल करने से पहले ना इस 6 को सॉल्व कर लेती हूँ। 6 6 का क्या होता है, 6 6 का होता है 36, और ये एज इट इज़ उतार लो 60 और 360। अब तो आसानी से कट जाएगा, पहले तो हम 0 को 0 से काट के ख़त्म कर देते। 36 1 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, ये तो ख़त्म हो गया। 22 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 बचा है, सिर्फ 22 बचा ऊपर और 6 बचा है, आपस में मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा 22 132 आएगा, 132 आएगा। मल्टीप्लाई कराओ 22 6 ज़ा 132, नीचे बचा 7 7 1 ज़ा 7। अब इनको डिवाइड करा लो बेटा, आंसर आ गया। तो इनको डिवाइड कराने के बाद आंसर आता है आपका 18.85 सेंटीमीटर। तो बेटा ये क्या है, द एरिया ऑफ द सेक्टर, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा, सेक्शन सी का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल,
द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ द माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज डबल इज मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, प्रूफ इट। मतलब सबसे पहले तो आपको सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा बच्चों। सर्कल जो होता है ना, इसके मिड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ आर्क बता रहे हैं, सेंटर, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब आर्क बेटा यहाँ पर, यहाँ आप ये सपोज कर सकते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, ये बन जाती है आर्क। ठीक है। और अगर माइनर आर्क या कोई दूसरी आर्क बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखती हूँ तो ये आर्क हो गई। ठीक है। सर्कल के इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? आर्क। क्योंकि आर्क आप जानते हैं ना, आर्क ऐसे बनाते हैं, तो सर्कल का ये जो पोर्शन होगा ना, ये आर्क होगा। अब सेंट्रल आर्क, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं इसको ए कह लूँ और इसको बी कह लूँ, तो ये एक आर्क हो गई। समझ आई? आर्क के बारे में भी आ गया और आपको सेंटर के बारे में पता चल गया। सेंटर को रेडियस भी कहते हैं, सही है। इसके मिड पॉइंट को रेडियस भी कहते हैं, कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके सर्कल के तमाम साइड का, तमाम जगह का जो है वो डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ का भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ का भी 2 होगा। इसका मतलब है ये मिड में, और सेंटर के तमाम एरिया का साइड जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। अच्छा, आर्क के बारे में बता रहे थे हम, इसको हम आर्क कहते हैं। ये तो हो गई ए बी आर्क, ये हो गई आपके एक माइनर आर्क। अब उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, हम बताते जाएंगे आपने करा क्या है। द सेंटर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अब एंगल कहाँ है? अब एंगल तो हमारे पास है ही नहीं, तो एंगल बनाने के लिए आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये आपका बन जाता है एंगल। क्यों बनाया है? मैंने आपको क्वेश्चन का आधा हिस्सा पढ़ के सुनाती हूँ और आधा क्या लिखा हुआ है। सेंटर एंगल ऑफ द माइनर आर्क, माइनर आर्क से सेंट्रल एंगल बनना है। माइनर आर्क, अब माइनर आर्क मीन्स होती है छोटी आर्क, छोटी सी आर्क। ये छोटी सी आर्क हो गई, इसका मतलब है अगर छोटी आर्क है तो सर्कल के अंदर कोई बड़ी आर्क भी होगी। बिल्कुल सही नज़र आ जाएगी आपको। सर्कल के अंदर एक बड़ी आर्क भी है जो इनसाइड नज़र आ रही है, एंगल के इनसाइड नज़र आ रही है, सॉरी एंगल के आउटसाइड नज़र आ रही है, और सर्कल के तो इनसाइड ही होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है एक एंगल है, मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, तो वो बोल रहा है कि एक मेजर एंगल है। मेजर एंगल मीन्स ये जो है एंगल बड़ा है, मेजर है। ये एंगल क्या है? मेजर है, जो माइनर आर्क पे बनना है। समझ आ रही है? एक मेजर एंगल है, ये एक एंगल है, मेजर एंगल है, बड़ा एंगल है, जो माइनर आर्क पे बनना है। उसके बाद क्या होता है? इज डबल द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल। अब कहता है ये है कि ये डबल होगा जो इंस्क्राइब सर्कल के अंदर जो बड़ी आर्क है ना, मेजर आर्क। अच्छा, आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब वो कहता है कि सर्कल के मेजर आर्क जो है, जो नज़र आ रही है, जो बाहर की लाइन है ना, ये वाली, ये मेजर आर्क होगी। अंदर जो बननी है ये क्या होगी? माइनर आर्क होगी। और ये जो बाहर बननी है ना, ब्लू वाली लाइन, ये क्या होगी? ये मेजर होगी। मेजर माने बड़ी आर्क होगी। ठीक है। अब वो ये कहता है कि अंदर जो एंगल बनता है माइनर आर्क के, वो एंगल बड़ा होता है, लेकिन जो एंगल मेजर आर्क पे बनता है वो क्या होगा? उसका हाफ होगा। अब एंगल तो आपको मिस बन नहीं रहा, बिल्कुल हम बना के दिखाते हैं। हम यहाँ पॉइंट लेते हैं सी, ये मेजर आर्क पे हमने पॉइंट लिया सी, और हमने एक एंगल बनाया। अब एंगल बनाने के लिए हमने ये इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है। अब ये क्यों कर रही हूँ अभी बताऊँगी मैं आपको। अच्छा जी, हमने आपको ये कहा, सवाल दोबारा पढ़ते हैं और ज़्यादा बेटर अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। हम सवाल पढ़ने के बाद आपको दोबारा रिपीट करके बताएंगे डायग्राम। द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल, वो कहता है कि एक सेंटर एंगल है, यानी कि ये सेंटर एंगल है। ठीक है, सेंटर पे बनना है ना, तो ये कौन सा एंगल है? सेंटर एंगल। ये सेंटर एंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एंगल के बाहर बनना है। समझ आ रही है? ये एंगल सेंटर एंगल है जो अंदर सेंटर से ज्वाइंट हो रहा है, और ज्वाइंट किससे हो रहा है? माइनर आर्क से। ठीक है। और अंदर जो ये एंगल बनना है ये बड़ा होगा बानिस्बत बाहर बनने वाले मेजर आर्क पे। जो बाहर एंगल बनना है उसकी बानिस्बत ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं, माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल डबल होगा
बाहर बनने वाली मेजर आर्क के, यानी कि बाहर जो मेजर आर्क बन रही है, मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, छोटा होगा अंदर बनने वाले एंगल से, यानी कि छोटी आर्क पे बड़ा एंगल बनेगा और बड़ी आर्क पे छोटा एंगल बनेगा। या ये कह सकते हैं कि ये एंगल डबल होगा इस एंगल से। अगर ये 60 डिग्री बनना है तो ये जो है ये कितनी डिग्री बनेगा, डबल होगा, तो यानी कि 30 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर 30 बनना है, सॉरी यहाँ पर 60 बनना है तो ये इसकी हाफ होगा। अगर यहाँ 15 बनना है तो यहाँ 60 बनेगा, मतलब डबल होगा। 15 बनना है तो 30 बनेगा, मतलब बाहर वाला एंगल जो है वो छोटा होगा अंदर वाले एंगल से। बाहर वाला एंगल हाफ होगा अंदर वाले एंगल से, या अंदर वाला एंगल डबल होगा बाहर वाले एंगल से। माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल डबल होगा मेजर आर्क पे बनने वाले एंगल से। तो बेटा इसको हम पूरा जो है ना, आपको सवाल दिया जाएगा सिर्फ, उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, या आपके उसमें होता है थ्योरम में, क्योंकि जब तक आप क्या सॉल्व करोगे थ्योरम को, डायग्राम के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको बुक से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि पूरा उतारना टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, तो हम आपको बुक से एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, एज इट इज़ उतारना है आपने, जो बुक में लिखा हुआ है सेम ऐसे ही उतारना है, लेकिन आपकी जो जनरल ग्रुप की बुक है उसके अंदर काफ़ी लाइनें आगे पीछे हो रही थी, तो मैंने अपनी ये वाली बुक से निकाला है थ्योरम। तो आप इस बुक से पूरा अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास नहीं होगा बुक में, तो आप इसको फ़ौरन कॉपी कर लीजिएगा और अच्छे से समझ के याद कर लेना, क्योंकि बच्चे अक्सर रट्टे मारे, तो प्लीज़ रट्टे मत मारना। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझना आसान हो जाएगा और आप अपने थ्योरम जो है आराम से कर सकते हैं बोर्ड में। तो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, उसके सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा बेटा, डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। जो आपको गिवन मतलब होता है जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो गिवन लिखा, गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन आ सर्कल, एक सर्कल दिया गया था आपको, ये सवाल में लिखा हुआ है ना, गिवन एक सर्कल दिया गया था, तो क्या लिखेंगे, इन आ सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ के साथ हमने एक सर्कल बनाया था, ठीक है। उसके अंदर एंगल था, एंगल क्या था, ए ओ बी। अब एंगल क्या था बेटा, देखो ए ओ बी, कौन सा एंगल था, बड़ा एंगल था, सेंटर एंगल था। सेंटर के ऊपर क्या एंगल बनना था, ए ओ बी, ये एंगल का नाम था, ठीक है। इन्होंने इस तरीके से बनाया और देखो रेड मार्क कर दिया, इसका मतलब है ये बड़ा एंगल है। ए ओ बी जो है वो क्या था, एक एंगल था। इज द सेंटर एंगल ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क यानी कि छोटी आर्क, जो छोटी सी आर्क है ना माइनर आर्क, इसके ऊपर सेंटर एंगल बनना था, सही है, सेंटर एंगल बनना था। और आर्क का नाम क्या था, ए बी, तो इन्होंने लिख दिया आर्क का नाम जो था वो ए बी था। इन अ सेंटर विथ सेंटर ओ, एंगल ए ओ बी इज द सेंटर एंगल ऑफ माइनर आर्क। एक एंगल ए ओ बी बनना था माइनर आर्क ए बी पर, ठीक है। उसके बाद क्या था बेटा, सेकंड स्टेप भी था, ए सी बी इज द एंगल सबटेंड बाय कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ए सी बी। ये कह रहे हैं कि हमने इस एंगल को ए सी बी यानी कि सी तक हमने एक एंगल और लिया, यानी कि ए सी बी एक एंगल और बनना था मेजर कार पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है ना मेजर कार, तो मेजर कार कौन सी थी, ए सी बी। वैसे तो मेजर कार ए बी थी बाहर, लेकिन हमने उसके ऊपर एक एंगल ड्रॉ करना था ए सी बी, जो हमने बाहर की साइड पे ड्रॉ किया था, यानी कि इस एंगल के बाहर की साइड पे एक एंगल बनना था, जो कौन सा एंगल था, मेजर आर्क पे बनना था। ए सी बी मेजर आर्क पे एक हमने ड्रॉ किया। उसके बाद क्या था बेटा, उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि ए ओ बी कौन सा, ये वाला एंगल अंदर वाला ए ओ बी एंगल जो है वो क्या है, डबल है, किस एंगल के, ए सी बी के, ठीक है। यही बात हुई थी ना हमारी कि ए ओ बी क्या है, वो बड़ा है, कितना बड़ा है, ए सी बी को अगर डबल कर दिया जाए, ए सी बी को अगर डबल किया जाए यानी कि 2 बार किया जाए, ए सी बी एंगल को अगर 2 बार कर दिया जाए तो ये पूरा एंगल बन जाता है। ये प्रूफ करना है कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल क्या है, डबल है। उसके बाद क्या है बेटा, ड्रॉ सी ओ। उसके बाद हमने ड्रॉ सी ओ करा। अच्छा, थोड़ा सा और इसको प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एग्जांपल देना होती है, तो हमने इसको एग्जांपल देने के लिए कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होती है, कंस्ट्रक्शन मीन्स होती है जो हम अपने पास से बनाते हैं।
कि किसी चीज़ को साबित करने के लिए हम दूसरी एग्जांपल डालते हैं तो उसका मतलब है हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, डायग्राम बनाने के लिए एक ट्राइंगल चाहिए होता है हमें। तो हमने सी को क्या करा, डी से यहाँ सी और डी, सी को ज्वाइन करा सर्कल के एक कोने से जिसका नाम था डी। हमने यहाँ डी पॉइंट लगाया और इस सी को डी तक ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायामीटर बना दिया, यानी कि एक जो है ना, जो लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो ये एक डायामीटर भी बन गया। और इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर दो ट्राइंगल आपको नज़र आ जाएंगे। एक नज़र आ जाएगा, देखो AOC, ये देखो ये ट्राइंगल आधा नज़र आ रहा है ना, आपको ये छोड़ दो तो ये एक ट्राइंगल ये नज़र आ जाएगा और एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर नज़र आ जाएगा। चलो वो बात की बात है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखना है बेटा, एज इट इज़ उतार लेना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट और रीज़न, सही है। आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट मीन्स होती है जो हम बताते हैं कि हमने ये किया है और इसका रीज़न क्या था या इसकी वजह क्या थी, ठीक है। तो हमारे पास एक, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, एक ट्राइंगल नज़र आया था AOC। कौन सा वाला था बेटा, AOC एक ट्राइंगल नज़र आया, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ट्राइंगल AOC नज़र आया। अब उसके अंदर और क्या था, उसके अंदर साइड OA किसके जैसा था, ये कॉन्क्रीट का साइन है, इसका मतलब है ये इसके जैसा था। OA किसके जैसा था, अगर आप इसको यहाँ से मिटा दो, इस थ्योरम को इधर से हटा दो। अब यहाँ पर देखो बेटा AO लाइन किसके जैसी नज़र आ रही है, OC के जैसे नज़र आ रही है। AO लाइन OC की जैसी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो AO लाइन, इसको आप भूल जाओ, आप सिर्फ इस ट्राइंगल को याद रखो। AO किसके जैसी आ रही है, AO OC के जैसे नज़र आ रही है। ये भी साइड बना रहा है, ये भी साइड बना रहा है, इतना रखो अपने माइंड में, ठीक है। AO किसकी जैसी है, OC के जैसी है, ठीक है। उसके बाद रेडियल सेगमेंट ऑफ सेम सर्कल, रेडियल सेगमेंट ऑफ सेम सर्कल यानी कि सेम सर्कल का, एक ही सर्कल का रेडियल है। रेडियल मीन्स क्या होती है, रेडियस से ली गई। रेडियल सेगमेंट मतलब रेडियल से एक लाइन ली गई, सेगमेंट माने एक लाइन जो रेडियल से ली गई है। उसके बाद आप देखो बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, OCA OAC इक्वल है OCA के। OCA यहाँ पर देखो O नज़र आ रहा है, OA और C, ये ट्राइंगल है OAC किसके बराबर है बच्चों, बराबर है OCA के। देखो इधर से ले लो या इधर से ले लो, एक ही बात है, समझ आ रही है बात। एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रेट यानी कि एंगल अपोजिट एक ही ट्राइंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। उसके बाद है नाउ, अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, दूसरा साइड देखते हैं। नाउ AOD, एंगल AOD कहाँ पर है बच्चों, AOD ये रहा, नज़र आ रहा है AOD, ये एंगल, ये वाला एंगल। अब इसकी बात हो रही है, किसके बराबर हुआ, बिल्कुल इसके बाहर जो दो एंगल बने थे उनके बराबर हुआ। जो आपने ऊपर लिखाए थे ना, दो एंगल मैंने आपको दिखाए थे, एक ये एंगल एक ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो इसका आधा हिस्सा बनेगा। इसको तो अभी भूल जाओ ना आप। तो ये दोनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो इसका क्या बनेगा, आधा हिस्सा बनेगा। सही बात है ना, कि ये दो एंगल प्लस करो तो इसका क्या बनेगा, आधा हिस्सा बनेगा, जो AOD है। बिल्कुल इसी तरीके से वो बता रहा है कि सेकंड में जो है OCA को डबल कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, OCA को डबल कर दो तो क्या बन जाएगा, AOD बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग इक्वेशन 1। मतलब एक्सटीरियर एंगल मीन्स होती है बाहर का एंगल जो है वो क्या होता है, सम करो प्लस करो अपोजिट एंगल से अंदर के एंगल को, तो वो क्या होता है हमेशा जी बड़ा होता है। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बनता है वो अंदर के एंगल से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। सही है, सम करो यानी कि प्लस करो, तो या प्लस करोगे ना अंदर बाहर के एंगल को तो अंदर के एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि अंदर का एंगल बड़ा होगा बाहर के एंगल से। उसके बाद देखो सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम दूसरा साइड देखते हैं, एक साइड तो हो गया, दूसरा साइड देखते हैं तो लिखा हुआ है BOD, ये बाहर का आधा हिस्सा प्रूफ हो गया ना, ये वाला आधा प्रूफ हो गया। अब आधा इसकी बारी है ना, ये पार्ट प्रूफ हो गया, अब इस पार्ट की बारी है। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं जो अंदर बनना है, एक एंगल और बनना है OBD, ये बनना है OBD बनना है।
जिसको अगर डबल आपका देखे जाए, अगर हम इसके बाहर के एंगल को देखते हैं तो बाहर के एंगल को अगर डबल करते हैं तो अंदर का एंगल बनता है। सेम प्रोसेस है। अगर आप देखो ओ सी बी, ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल को प्लस किया जाए तो ये क्या बनता है, इसके अंदर का बनता है। तो बात बिल्कुल प्रूफ हो गई है आपकी कि अगर हम बाहर के एंगल को प्लस करते हैं तो अंदर का आधा एंगल बनता है, फिर बाहर के एंगल को प्लस करते हैं तो अंदर का क्या बनता है, आधा एंगल बनता है। यहाँ पर यही बात आपको बताई गई है। ठीक है, उसके बाद यही कहा गया है ए ओ बी को अगर हम प्लस करवाते हैं ए ओ बी को अगर हम देखते हैं किसके बराबर है तो हम देखते हैं ए ओ डी मिलता है। ये ए ओ बी किसके मिलकर बना है, ये ए ओ बी किससे मिलकर बना है, ए ओ डी से और बी ओ डी से, यानी कि ये पूरा एंगल में दो एंगल बन रहे हैं, एक ए ओ डी और एक बी ओ डी। सही है, ये दोनों एंगल प्लस करके ये बड़ा सा एंगल बनाते हैं। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। अगर इनको प्लस कर दें, पोस्टुलेट करते हैं प्लस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है दो एंगल प्लस होगा, यानी कि दो ओ सी ए होंगे तो तो ये बनेगा। और आपके पास अगर दो ओ सी बी होंगे, बाहर वाले दो होंगे तो अंदर वाले एंगल बनेंगे, यानी कि बाहर वाले 4 एंगल होंगे तो अंदर वाला पूरा एंगल बन जाएगा। उसके बाद आपके पास यही कहा जा रहा है कि दो जो हैं ओ सी ए प्लस करेंगे दो सी बी के साथ तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉमन। ये पूरा आप लिख लेना यूजिंग 1 और 3 हमने इक्वेशन ली, सॉरी 2 और 3 इक्वेशन को हमने प्लस किया। देखो करा है ना आपने, ये देखो 2 वाली दोनों और 3 वाली, 2 वाली और 3 वाली को क्या करा है, उसने प्लस किया है। यही नज़र आ रहा है ना, ओ सी ए 2 वाली और ओ सी बी 3 वाली, इन दोनों को प्लस किया तो 2 मेजर बनेगा। इसी तरीके से आप नीचे भी यही लिखोगे सेम, और आपके पास आ जाएगा ए ओ बी, ये बड़ा वाला एंगल जो है वो ए सी बी कौन सी बेटा, ए सी बी की डबल होगा। ए ओ बी अकेला एंगल जब इसको 2 बार करेंगे उसके इक्वल होगा। ये 2 बार लिखेंगे ना, यानी कि ए सी बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर का एंगल आएगा। तो बेटा ये आपकी बात प्रूफ हो गई है। आप बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ से लेकर क्यू ई डी मतलब ख़त्म हो गया, अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक एज इट इज़ उतारना है, गिवन उतारना है, प्रूफ उतारना है, कंस्ट्रक्शन उतारना है, स्टेटमेंट उतारना है, रीज़न उतारना है और लास्ट में ख़त्म करना है। ये पूरे आपको नंबर मिलेंगे माशाल्लाह। आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लास्ट है। 2 मेथड से करवाना है, मैं आपको करवा देती हूँ, जो आपको इजी लगे वो मेथड आप अप्लाई कर लेना। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके पास 2 मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने के, सॉल्यूशन सेट सॉल्व करने के 2 मेथड है। मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म में करवाती हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में ईजी लगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेना, वरना 9.7 मैंने आपको करवा दिए, पूरी एक्सरसाइज करवाई हुई है, आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। तो 9.7 के मेथड से करना चाहो तो उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। तो पहले मैं आपको मैट्रिक्स मेथड से समझाती हूँ, वो ईजी सा होता है। इसमें आपकी कोई पाबंदी नहीं कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म में करवाऊँ तो मैट्रिक्स फॉर्म में मुझे कॉफिशिएंट अलग करने होंगे। मैंने 9.6 डाली हुई, बेटा देख लेना कॉफिशिएंट क्या होते हैं। कॉफिशिएंट वो नंबर होते हैं जो अल्फ़ाबेट के साथ गिवन होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें से कॉफिशिएंट को अलग कर लेंगे, करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। एक सेट होगा जो कॉफिशिएंट 3, 6, 5, 10, ये कॉफिशिएंट निकाल लो, ये हो जाएगा सेट ए। 3, 6, 5, 10 ये हो जाएगा सेट ए, कॉफिशिएंट का सेट अलग बन जाएगा। उसके बाद होता है एक्स वाई, एक एक्स और ये वाई, इसका सेट बन जाएगा, 12x नहीं बनाना, एक्स बनाना, तो इसका सेट बन जाएगा एक्स वाई, एक सेट ये हो गया, ठीक है। और तीसरा सेट होगा आपका बी, जो ये नंबर है ना इक्वल के बाद वाले, इक्वल के बाद वाले नंबर को हमने एक सेट में डाल दिया, इसको सेट बी कहेंगे। अच्छा, सबसे पहले करना क्या है, आपने सबसे पहले ये करना है बेटा, हम इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे सेट का। अगर डिटरमिनेंट निकलता है, सॉल्व होता है और सॉल्व होने के बाद आंसर 0 के इक्वल नहीं आता तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, और अगर आंसर 0 के इक्वल आता है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपके पास डली हुई होगी, आप ज़रा चेक कर लेना। तो इसका डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हमने 3, 6, 5, 10 डिटरमिनेंट का फार्मूला है बच्चों ए डी माइनस बी सी। ये ए है, ये क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी,
तो हम क्या लिखेंगे AD, तो यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, माइनस का फार्मूला है माइनस B मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 टाइम्स द 30, 5 6 द 30, तो बेटा ये दोनों 30 30 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर कुछ भी नहीं बचा और ज़ीरो आ रहा है। अब जब ज़ीरो आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये इक्वल है ज़ीरो के, ऐसे लिख देते हैं डिटरमिन A इक्वल है ज़ीरो के, तो हम लिखेंगे वी कैन नॉट, पहले तो लिखेंगे इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स वी कैन नॉट solution set। अब इसका एक और मेथड था, मैंने आपको 9.7 करवाई है, उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं इसको करवाती हूँ तो देखो बेटा वो कैसे होगा। इसका दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड में अप्लाई कर रही हूँ। तो सेकंड मेथड में बेटा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, पहले इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, दूसरी वाली को क्या कहते हैं इक्वेशन 2। 9.7 मैंने कराई हुई है, आप ज़रा प्लीज़ देख लेना। तो नाउ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, 1 को किससे कराएंगे 6 से, एंड बाय आना था 1 बाय 6, 2 बाय 2 को किससे कराना है, 2 को कराना है इक्वेशन 2 को कराना है 3 से। तो बेटा मल्टीप्लाई कराने के लिए आपके पास क्या होता है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 3x + 5y, अच्छा, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है हमें 6 से, हमने 6 लिख दिया, ठीक है। तो 3 6 का क्या होता है 18 प्लस 3 6 5 से क्या होता है, मैं 6 से कराई 6 3 सा 18, 6 5 सा 30 और 6 8 सा 48, ओके। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखो बेटा, मैं इधर ही लिख देती हूँ, चले नीचे लिख देते हैं। एंड सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 6x + 10y = 16। हमने किससे कराना है, इसको ऊपर वाले नंबर से, यानी कि 3 से। 3 6 सा 18x प्लस 3 टाइम्स सा 30y और 3 16 सा 48। अब जब दोनों इक्वेशन का आप देखो, ये हो गई ऊपर वाली हमने जो सॉल्व की थी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 थी और ये 4 हो गई। तो अब इसके बाद हम क्या करते थे बेटा, ये दोनों इक्वेशन को लेकर सब्ट्रैक्ट कर देते थे ना, यही करते थे ना हम। नाउ बाय सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 में से कराना है इक्वेशन नंबर 4 को, सही है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या थी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 ये थी, जो आइए सॉल्व करके, सॉरी ये नहीं थी, ये थी, और ये 4 थी, सही है। अब 3 उतारेंगे, हमारे पास क्या आंसर आया था 18x + 30y, सही है। अब माइनस क्या कराना है इस वाले को, हाँ ये 16 है, 16 में आगे लिखूँगी इक्वल के बाद, माइनस 18x प्लस माइनस क्या होता है -30y। अब इक्वल टू के बाद के नंबर क्या थे, पहला नंबर क्या था 48, अच्छा दूसरा नंबर भी 48 है, -48। देखो पहली इक्वेशन लिखी, माइनस का साइन डाला, फिर दूसरी इक्वेशन का बाकी से लिखा, प्लस ये माइनस का साइन था, मैंने इसको डायरेक्ट माइनस कर दिया, 48 उतारा, उसके बाद दूसरा 48 उतारा, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो इसके साथ माइनस का साइन उतरेगा। अब आप गौर करोगे तो ये 18 से कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी एक प्लस में माइनस में, ये भी एक प्लस में माइनस में, दोनों साइड पे ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है जो हमने दोनों मेथड अप्लाई किए थे तो ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो जब ये ज़ीरो आ जाता है तो आपका आंसर आ गया ज़ीरो। पहले वाले में भी हमने मेथड अप्लाई किया था तो उसमें भी आंसर ज़ीरो आ रहा था,
तो एक्स और वाई हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने करना क्या होता है, सिमिलरिटी इक्वेशंस में आपने इस इक्वेशन में एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर 0 आ गया, इसका मतलब हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट सॉल्व या सोल्यूशन लगा लें, वी कैन नॉट सोल्यूशन, या इट इज़ इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो इक्वेशन। वी कैन नॉट सोल्यूशन, नॉट नहीं लिखा मैंने, इज़ पॉसिबल। बेटा ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो गया है इंशाल्लाह ताला। अब आप लोग को जो भी एक्सरसाइज हमारी इस क्वेश्चन पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की एक्सरसाइज है एग्ज़ाम के हवाले से, वो मैं आपको इंशाल्लाह डाल दूँगी। अपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करा करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा दोस्तों में करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका। इसमें से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काफ़ी एक्सरसाइज जो है वो इसमें से लगेंगी, बल्कि मेरे ख्याल में इसी जो पेपर में तमाम एक्सरसाइज उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। इसमें से वो क्वेश्चन पेपर में से ये क्वेश्चन भी लग सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सब लोग इस एक्सरसाइज का फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।